वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 12 माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रश्न दिया गया है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता था जैसे वह कोयल उनसे कुछ कहना चाहती हो, वह कवि के लिए किसी का संदेशा लेकर के आई हो, और संदेशा इतना महत्वपूर्ण है कि कोयल सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं करती है और वह आधी रात को ही जोर जोर से चीखने लगती है, कूकने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। अब आपने पढ़ा होगा कविता, तो कवि ने कोकिल के चीखने की या उसके आधी रात में कूकने के बहुत सारे कारणों की संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो इसे हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि कोकिला कवि को किसी का संदेशा देना चाहती है, ये आपकी कविता में पहली पंक्ति में मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा कि कोकिला ने शायद दावानल यानी कि जंगल की आग को देख लिया है, अर्थात क्या, क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, जिससे वह बावली होकर के चीख रही है। बावली का मतलब कि पागल होकर के चीख रही है। नेक्स्ट कि समस्या बहुत गंभीर है, शायद इसलिए वह सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं करती और आधी रात में ही चीखने लगती है। और क्या संभावना व्यक्त की है कि कोकिला कवि के हृदय में विद्रोह का बीज बोने आई है। कवि के मन में दिन में करुणा का भाव ना जगे, इसलिए शायद वह रात में कवि को सांत्वना देने के लिए आई है। और क्या संभावना थी कि कारागार के संकट रूपी सागर पर वह स्वयं भी बलिदान होने आई है। और क्या संभावना व्यक्त की कवि ने कि क्रांतिकारियों को प्रेरणा देकर उनके मन में देश प्रेम की भावना को और प्रबल करने के लिए आई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरी कविता में कवि ने बहुत सारे कारणों की संभावनाएं व्यक्त की हैं कि हे कोकिल, तुम क्यों चीख रही हो, क्यों मतलब क्यों इस तरह से अपनी करुण वेदना को व्यक्त कर रही हो कि हे कोकिल कुछ बताओ। तो उन्होंने बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त की हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो किस शासन की तुलना की गई। आप जानते हैं कि कैदी और कोकिला में ये जो कविता है, इसमें कवि ने ब्रिटिश शासन की जो अंधकार में प्रणाली जो थी, कुरीति वाली जो शासन प्रणाली थी, जो अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली थी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ब्रिटिश शासन की यानी कि जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासन प्रणाली कैसी थी, बहुत ही अन्यायपूर्ण थी। और यह सिर्फ आप इस कविता में ही नहीं, तत्कालीन समाज उस समय की किसी भी कविता में किसी भी कवि के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि उस समय तत्कालीन समाज में ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत ही अन्यायपूर्ण शासन थी और भारतीयों को बहुत परेशान किया जाता था। पर यहाँ पर आपको अपनी कविता के आधार पर लिखना है कि आपने अपनी कविता में जो पढ़ा है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैदियों की भांति बांध कर रखा, उनको हथकड़ियां लगाकर जंजीरों से बांध करके काल कोठरी में रखते थे। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उन्हें कोल्हू में बैलों की जगह स्वतंत्रता सेनानियों को वो जोतते थे, उनसे चर्चा चलवाते थे, दिन रात काम करवाते थे, कंकड़ पत्थर तुड़वाते थे। और इतना ही नहीं, इन सब के बाद उन्हें गालियां भी सुनने को मिलती थी और अपनी बात रखने का उन्हें मौका तक नहीं देते थे। तो बहुत सारी परेशानियां थी उस समय जो हमारे क्रांतिकारी जेल में बंद थे, इसलिए ही ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कैदी और कोकिला कविता के अनुसार लिखिए कि तत्कालीन शासक लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। ये इसका आंसर सेम यही है जो अभी आप यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कविता कैदी और कोकिला के आधार पर बताना है कि जेल में कौन कौन सी यातनाएं, कौन सी प्रताड़नाएं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी ब्रिटिश शासकों द्वारा।
तो पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, बहुत परेशान किया जाता था। राजनैतिक जो बंदी होते थे उन्हें चोरों, लुटेरों और बटमारों के साथ रखा जाता था, जबकि यह गलत था। स्वतंत्रता सेनानियों को हाथों में हथकड़ियां लगाकर जंजीरों से बांध करके उन्हें काल कोठरी में रखा जाता था। भरपेट भोजन और पानी भी नहीं दिया जाता था और उनसे आप जान रहे हैं कि बहुत सारे काम करवाए जाते थे। कोल्हू में बैलों की जगह उनसे चरसा चलवाया जाता था, साथ ही कंकड़ पत्थर तुड़वाए जाते थे और बहुत सारी गालियां भी दी जाती थी। अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया जाता था, तो बहुत सारी यातनाएं उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए और इसके अंतर्गत आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसमें क्या भाव व्यक्त किया गया है? तो देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी, इससे कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? कोयल की मीठी सुरीली आवाज से है। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, परंतु यदि कहीं मृदुलता, सरसता और कोमलता बची है तो वो सिर्फ कोयल की आवाज में बची हुई थी। तो वह कोयल जब वेदनापूर्ण आवाज में चीखती है, कूकती है, तो कवि उसकी इस वेदनापूर्ण चीख का, इस वेदनापूर्ण कूक का कारण जानना चाहते हैं। इसलिए वो बार बार कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम इस समय अर्धरात्रि में इस तरह से क्यों चीख रही हो, क्यों कूक रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है, कुछ बताओ तो। दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया है कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। अब यहां पर क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो यातनाएं दी जाती थी, कवि क्या कह रहे हैं कि देखिए, ब्रिटिश सरकार जो थी वह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में कैसे अमानवीय व्यवहार करती थी, पशुओं की तरह व्यवहार करती थी, बहुत काम करवाती थी, ताकि इन लोगों के मन में, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके मन में जो देश प्रेम की भावना है। क्रांतिकारी क्या थे? वो भारत को आजाद कराने के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे और इसके वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो उन्हें जेल में बंद कर दी। तो इतना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती थी कि ये जो क्रांतिकारी हैं इनके मन में जो देश प्रेम की भावना जगी हुई ना, ये मिट जाए, तो फिर ये संघर्ष नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होंगे। तो उसके लिए वो बहुत उन्हें परेशान करते थे, जेल में बंद करके आप देखते थे कि कितना उन्हें परेशान किया जाता था। तो वो कहते हैं कि कवि कि मैं अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांध करके चरसा चला रहा हूं, यानी कि कोल्हू में जो बैल जोतते हैं उनकी जगह पर जो क्रांतिकारी कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे उनसे जुतवाने का काम किया जा रहा था। तो बोले फिर भी मैंने हार नहीं मानी है, यानी कि इतना शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद भी मैं नतमस्तक नहीं हुआ हूं, मैं हार नहीं माना हूं, मैं निराश नहीं हूं। तो मेरे इस कार्य से, यानी कि उनका जो इस प्रकार का व्यवहार है, इससे जो ब्रिटिश सरकार है उसके जो घमंड का, यानी कि अकड़ का जो कुआं है वह निरंतर खाली हो रहा है। यानी कि ब्रिटिश सरकार को अब ये समझ में आ जा रहा है कि कितना भी अत्याचार कर ले पर अब वह जीत नहीं सकते हैं, वह सफल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, अथवा बंदी कवि को कोकिल की बोली आधी रात में चीख जैसी क्यों प्रतीत होती है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुन करके कवि को अनेक अंदेशे होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि कोयल कवि के लिए किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आई है। फिर कहते हैं कि कहीं तुम बावली तो नहीं हो गई है कि इसलिए इस समय आधी रात में चीख रही हो, या फिर उन्हें लगता है कि एक अंदेशा यह भी है कि कैदियों पर, यानी कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में जेल में जो बंद भारतीय कैदी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर किए जा रहे अत्याचारों को वो देख करके चीख रही है, कूक रही है। मतलब उनकी परिस्थितियां जो हैं, जेल में जो कैदियों की जो स्थितियां हैं, उनसे वो दुखी होकर के कोयल चीख रही है आधी रात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? आप देखिए, एक जगह कवि ने अपनी और कोयल की तुलना की है ना? तो कवि का कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता से है, क्योंकि क्या है, कोयल स्वतंत्र है और कवि जो है वो इस समय क्या है, बंदी हैं।
तो कहते हैं कि कोयल संपूर्ण आकाश में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी विचरण कर सकती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। और कवि क्या है? कैदी है, जेल में बंद है, काल कोठरी में बंद है, जंजीरों और हथकड़ियों से लगे हुए बंद पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि कोयल जब भी कोई गीत गाती है, कूकती है, तो उसका जो मधुर स्वर है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। पर जेल में तो कवि के लिए रोना अर्थात अपनी बात रखना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। अपनी बात को कहने के लिए या रोने के लिए भी कैदियों को यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों को दंड दिया जाता था कि मतलब न तो रोना है और ना तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां हैं। कैसे? जैसे कि कोयल प्रकृति की हरी भरी सुंदर डालियों पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है, उसे श्रृंगार करती है और उसके मधुर गीतों से कोयल की प्रसन्नता झलकती है। जब कोयल मधुर स्वर में एकदम गाना गाती है तो ऐसा लगता है कि कोयल बहुत खुश है, जिससे उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता झलकती है। परंतु अब क्या है, वह एकदम विपरीत स्थिति में है, क्योंकि सबसे पहली बात जो पक्षी होते हैं वो रात को नहीं बोलते हैं और यहाँ पर कोयल एकदम विपरीत स्थिति में कार्य कर रही है। एक तो दिन को छोड़ करके वो रात में मतलब चीख रही है और दूसरी बात ये कि सामान्य वो गा नहीं रही है बल्कि वह चीख रही है। उसकी आवाज में करुण वेदना थी, वेदनापूर्ण चीख उसकी सुन करके कवि को ये लगता है कि अब वह अपनी इन जो सारी विशेषताएं हैं कि जो अच्छा गाना गाती है और हरी भरी डालियों पर बैठती है, खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, वो इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली हुई है और वह बावली सी, पागल सी प्रतीत हो रही है। क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध है, दुखी है, परेशान है, इसलिए अर्धरात्रि में ही वेदनापूर्ण आवाज में चीख रही है, कूक रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ठीक है, अब इसे समझिए। गहना क्या होता है? गहना जिसे अलंकार कहा जाता है, तो गहना वो वस्तु होता है जो धारणकर्ता का, यानी कि जो व्यक्ति गहने को धारण करता है उसके गौरव को बढ़ाता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसकी सुंदरता में वृद्धि करता है। परंतु माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या थे? एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था, यानी कि अपने देश हित के लिए अच्छा काम किया था। और वो हमेशा इस बात को बोलते थे कि मैंने अपने देश के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो उसके बाद उन्हें हथकड़ियां और जंजीरें पहना करके काल कोठरी में रखा गया। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने तो अच्छा काम किया है ना, तो अच्छा काम करने के बाद जो व्यक्ति को मेडल स्वरूप कुछ मतलब उपहार स्वरूप जो दिया जाता है, वो बोलते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा मुझे उपहार स्वरूप यह हथकड़ियां प्रदान की गई हैं। दूसरी बात आप ये समझ रहे हैं कि अपने देश के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उस समय तमाम भारतीय अपनी स्थितियों से जूझ रहे थे, हर कोई देश को स्वतंत्र कराना चाहता था, तो ऐसे में देशवासियों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। जाहिर सी बात है, अपने देश के लिए यदि कोई काम करता है तो हर हाल में उसका सम्मान किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। तो उन्हें ये कहते हैं कि समाज में उनका सम्मान बढ़ा और वो अपने देश के लिए अच्छा काम किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह हथकड़ियां मिली। तो यह हथकड़ियां क्या थी? उनके लिए गहने के स्वरूप थी। हथकड़ियां हथकड़ियां नहीं बल्कि गहने थी, उनके लिए मेडल के स्वरूप थी, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, काली तू डैश डैश ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो ये जो पूरी कविता की आपकी पंक्ति है, पहले इसे पढ़ लीजिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब इसमें ये जो पूरी पंक्ति है, इसमें काली शब्द की आप देख रहे हैं बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसमें इस काली शब्द के आवृत्ति से इस पूरी कविता में, इन पंक्तियों में क्या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में हमें बताना है।
तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी कविता की जो पंक्ति है, तो इन पंक्तियों में कवि ने काली शब्द का प्रयोग टोटल 9 बार किया है। ठीक है, आप इसे काउंट कर लीजिएगा। टोटल 9 बार उन्होंने काली शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही इन पंक्तियों में जो काली शब्द का प्रयोग है वह कई अर्थों में आया है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, यानी कि शब्द की आवृत्ति है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो इसलिए यमक अलंकार है। तो काली शब्द का विभिन्न अर्थों में यानी कि कई अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसे देख लीजिए। सबसे पहले किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? काली शब्द का प्रयोग सबसे पहले काले रंग के अर्थ में किया गया है। कौन कौन सी पंक्तियां देखिए, जैसे काली तू रजनी भी काली, यहां से देखिए, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कविता की ये जो 3 पंक्तियां, इनमें जो काली शब्द आया है उनका प्रयोग काले रंग के अर्थ में किया गया है। जैसे है कोयल तू भी काली है, रजनी अर्थात रात, आज की रात भी गहरी अंधेरी काली है, मुझे ओढ़ने के लिए जो टोपी मिली वो भी काले रंग की है, कमली यानी कि जो कंबल ओढ़ने के लिए मिला वह भी काले रंग का है, मेरी लौह श्रृंखला, मेरे जो हाथ में जंजीरें हैं, लोहे की जो जंजीरें हैं वह भी काले रंग की हैं। तो यहाँ पर जो ये काली शब्द है इनका प्रयोग काले रंग के अर्थ में किया गया है। यहाँ पर 2 पंक्तियों में काली शब्द का जो प्रयोग है वह अन्याय के अर्थ में किया गया है। जैसे शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो करतूतें थे वह भी काली थी, यानी कि अन्यायपूर्ण थी, और मेरी काल कोठरी भी काली, यानी कि एकदम काल कोठरी है, अन्याय, बहुत वहां पर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा था, इसलिए वहां भी अन्याय के अर्थ में है। तीसरा प्रयोग किया गया है काली शब्द का भयानक के अर्थ में, तो काली लहर कल्पना काली। यहाँ पर कवि जो कहते हैं कि इस समय जेल में बंद यानी कि कैदी के रूप में मेरे मन में बहुत सारी भयंकर काली कल्पनाएं उठ रही हैं, तो यहाँ पर काली लहर कल्पना काली जो शब्द है इसका प्रयोग भयानक के अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो कवि जो बार बार काली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी आवृत्ति करके कवि यह भाव प्रकट करना चाहते हैं कि बंदी गृह में यानी कि जेल में चारों ओर अन्याय और निराशा का वातावरण व्याप्त है, इसलिए उन्हें सब कुछ अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण नजर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, और यहां पर भी आपको 2 पंक्तियां दी हुई हैं। पहला है किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, दूसरा आपको दिया गया है तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तो सबसे पहला जो आपका पंक्ति है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावा नल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, तो इसके काव्य सौंदर्य को हम देखते हैं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को, यानी कि ब्रिटिश शासन काल में बंद जो भारतीय कैदी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी यातनाओं को दावा नल की ज्वालाएं कहा गया है, यानी कि उन्हें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बहुत सारे प्रताड़नाएं दी जाती थी उन्हें दावा नल की ज्वालाएं कहा गया है। साथ ही कोयल की जो कूक को चीख मानकर, यानी कि कोयल जो अर्धरात्रि में जोर जोर से कूक रही है, तो उसकी कूक को कवि ने चीख माना है और प्रश्न किया है। तो यहाँ पर कोयल का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है, साथ ही प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, देखिए प्रश्नात्मक शैली है कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, प्रश्न किया गया है इसलिए प्रश्नात्मक शैली है। साथ ही आप देख रहे हैं कि भाषा जो है वह तत्सम युक्त खड़ी बोली हिंदी है। दूसरा जो पंक्ति है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तो सबसे पहले तो इन पंक्तियों में स्वतंत्र कोयल एवं जेल में बंद जो कवि हैं उनके जीवन का तुलनात्मक वर्णन किया गया है, खुद स्वयं कवि ने किया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कोयल के गीत की जहां हर कोई प्रशंसा करता है, वहां कवि का रोना अर्थात अपनी बात व्यक्त करना भी गुनाह माना गया है।
कोयल का मानवीकरण अत्यंत सुंदर है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और वह अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा देने आई है। भाषा सरल, प्रवाहमयी एवं तुकांत है। तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार एवं स्वर मैत्री का संगम है। नेक्स्ट देखिए, रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसमें आपका दूसरा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला, ठीक है। तो पहले ये वाले प्रश्न को देखते हैं। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? तो यहाँ पर जो कोकिला है वह भारत माता की प्रतीक के रूप में प्रयोग की गई है। और सामान्यतः आप जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं वह दिन में चीखते हैं, कूकते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, रात में वो सामान्य रूप से सोते हैं। कोयल की भी यही स्थिति है। कोयल भी दिन में अपना खेलती कूदती है, जो भी करती है, उड़ती है और कूकती है, पर रात में पक्षी चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, सोते हैं। पर यहाँ पर क्या है, एकदम विपरीत स्थिति है। कोयल अर्धरात्रि में चीख रही है और वो गा भी नहीं रही है, उसमें कवि को वेदनापूर्ण स्वर सुनाई देता है। तो कोयल की आवाज में करुणा एवं वेदना का स्वर सुनाई पड़ता है, इसलिए कोकिल का जो मार्मिक स्वर है, वेदनापूर्ण जो स्वर है, करुण से भरा हुआ जो उसमें स्वर कवि सुन रहे हैं, वो उनके मन को छू जाता है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। और आपने ये भी देखा है कि आधी रात का समय होता है, कभी भी उनको भी नींद नहीं आती, वो परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोयल की जब जोर जोर से वो चीख सुनते हैं तो वह चीख उनके मन को छू जाती है, इसलिए उन्होंने कोकिला की ही बात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी। क्रांतिकारियों में जो जोश था, जो उत्साह था, अपने देश को आजाद कराने के लिए वो जो संघर्ष कर रहे थे, वह उनके संघर्ष को दबा देना चाहती थी। वह भारत को आजाद नहीं कराना चाहती थी। इसलिए वो क्या करती थी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थी उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित तो करती ही थी जेल में, साथ ही उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता था। तो क्यों शारीरिक रूप से प्रताड़ित कैसे करते थे? उनसे जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता था, साथ ही आप देखते हैं उनसे बहुत सारा काम कराया जाता था। बैलों की जगह क्रांतिकारियों को चरसा चलाने के लिए दिया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, उन्हें भरपेट भोजन और पानी तक नहीं दिया जाता था। साथ ही आप देख रहे हैं कि क्रांतिकारियों को वो लोग मतलब कैदियों की भांति किस तरह से हाथों में हथकड़ियां लगाकर जंजीरों से बांध करके काल कोठरी में रखते थे। तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, ताकि उनके मन में जो देश प्रेम का भाव है वो एकदम मिट जाए, खत्म हो जाए, वो अपने देश के लिए संघर्ष न कराए, भारत को आजाद कराने के लिए अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए क्या करते थे, उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखे जाते थे, ताकि उनके साथ आम आदमियों जैसा, यानी कि आम जो अपराधी थे उनके साथ जैसा दुर्व्यवहार वो करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार करते थे, ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके मन से एकदम मानसिक रूप से जो स्वतंत्रता की बात है वह मिट जाए, हट जाए। इसीलिए वह उनके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उन्हें चोरों, बटमारों और जो गलत काम करते थे उनके साथ उन्हें रखते थे, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं शारीरिक रूप से भी तोड़ते थे, मानसिक रूप से भी तोड़ने के लिए उन्हें चोरों और बटमारों के साथ एक साथ रखा जाता था, ताकि उनमें इतनी हीन भावना पैदा हो जाए कि वह अपने देश को आजाद कराने के बारे में अपनी आवाज ना उठाएं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न भली भांति से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।